नमस्कार। आशा है अभी तक आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे और सारे वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे। आज हम आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी टॉपिक हैं, इंडियन पॉलिटी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये कम इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूर है कि किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं में से एक टॉपिक है जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। और अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको भाग 5। हम आपको पता है, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपको शुरू से ABCDEFG करके पढ़ाएंगे, यानी अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे और अंतिम अनुच्छेद तक आपको ले जाएंगे। तो उसी क्रम में भाग भी चलते रहेंगे कि भाग 4 तक हम आपको पढ़ा चुके, फिर 4 का पढ़ाया और आज हम पढ़ाएंगे भाग 5। और भाग 5 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है संघ की कार्यपालिका। क्या है? संघ की कार्यपालिका। क्या है? संघ की कार्यपालिका। और हमने पहले भी बताया था और आज फिर बताते हैं कि जो राज्य की शक्तियाँ होती हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। राज्य की जो समस्त शक्तियाँ हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो शक्तियाँ होती हैं वो विधायी होती हैं, कार्यपालक होती हैं और न्यायिक होती हैं। विधायी शक्तियाँ विधायिका में निहित होती हैं, कार्यपालक शक्तियाँ कार्यपालिका में निहित होती हैं और न्यायिक शक्तियाँ न्यायपालिका में निहित होती हैं। शक्तियों के इस प्रकार के जो बंटवारे का सिद्धांत है उसे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत कहा जाता है। और हमने आपको बताया था कि शक्तियों के इस पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता था फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू। यही जिम्मेदार था जो हमारा सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत था। शक्तियों के इस पृथक्करण के सिद्धांत को भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है और भारत में भी हमारे संविधान ने जो विधायी शक्तियां हैं वो विधायिका को, जो न्यायिक शक्तियां हैं वो न्यायपालिका को और जो कार्यपालक शक्तियां हैं वो भारतीय संविधान ने संघ स्तर पर कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में और राज्य स्तर पर जो है वो राज्यपाल में निहित की गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो संघ स्तर पर राष्ट्रपति में निहित की गई हैं और राज्य स्तर पर राज्यपाल में निहित की गई हैं। और आज हम आपको संघ स्तर पर जिसमें शक्तियां निहित हैं अर्थात राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान है वो शुरू में भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक में दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के संबंध में तमाम प्रावधान किए गए हैं और हम आपको अनुच्छेदवार पढ़ाएंगे। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 52, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? सिर्फ इतना ही कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि सामान्यतः मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूं जो हमारे संविधान में लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब बनते हैं तो इन्हीं शब्दों के अनुरूप बनते हैं
और जब आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि किस अनुच्छेद में क्या बात लिखी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई अनुच्छेदों में थोड़ा थोड़ा लिखी होती है और आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि वास्तव में कौन सी बात किस अनुच्छेद में लिखी है और कितनी लिखी है। जैसे इसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केवल इतनी ही बात लिखी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किसमें है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो ये अनुच्छेद 52 में लिखा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53, इसमें कहा गया है कि संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको, कि संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इतनी बात कही गई है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर मेंस में लिखने के लिए आता है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ वगैरह लिखने के लिए आता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही संविधान में लिखा है। बिल्कुल क्या लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये अनुच्छेद 53 में लिखी है, 53 फर्स्ट में लिखी है। 53 थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है। 53 की एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी, बसा लेनी है, और वो ये है कि इसी 53 अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि भारत के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च समादेश है वो राष्ट्रपति में निहित होगा और इसका जो प्रयोग है वो विधि के द्वारा विनियमित होगा। सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। ये मैं थोड़ा अंग्रेजी शब्द इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि हिंदी के कुछ शब्द थोड़ा आपको शुरू में हो सकता है कठिन लगें और अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा सरल लगें। फिर जब आप फेमिलियर हो जाएंगे तो हिंदी के शब्द भी उतने ही सरल लगने लगेंगे जितने कि वास्तव में लगने चाहिए। तो ये अनुच्छेद 53 में बात कही गई है। कई बार आता है कि भारत के रक्षा बलों का प्रधान कौन है। ठीक है, हमारे जो महत्वपूर्ण 3 रक्षा बल हैं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, इन सब के अपने अपने प्रधान होते हैं। आप जानते हैं कि वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल, सेना का प्रधान जनरल और वायुसेना का प्रधान एडमिरल होता है। अब एक और पद बना दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन इन सब के ऊपर इन सब का प्रधान होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अगर आता है कि भारत में सैन्य बलों का प्रधान कौन है, रक्षा बलों का प्रधान कौन है, तो नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ही वास्तव में इसका भारत के रक्षा बलों का प्रधान है। अब इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 54 में। किस में आते हैं? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि वास्तव में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा, यानी राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। क्या राष्ट्रपति का जो है इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, यानी कौन राष्ट्रपति को चुनेगा, कौन राष्ट्रपति को चुनेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होगा। तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें होते हैं जो हमारे जो संसद है, संसद के दोनों सदन, अर्थात कौन कौन दोनों सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ये ध्यान रखिएगा कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि राज्यों से आशय अभी तक ये था कि जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं वो राज्य के साथ साथ जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी विधानसभाएं हैं। दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं अपने अनुभव से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसमें विकल्प इस तरीके से दिए जाते हैं अक्सर कि पहला विकल्प जो होता है वो आपको अचानक सही लगने लगता है, उससे बेहतर विकल्प दूसरा या तीसरा होता है और आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं और पहला विकल्प आप लगा देते हैं और वो सवाल आपका अक्सर गलत हो जाता है, जिसे आप बिल्कुल सही मान के चल रहे होते हैं। आप याद रखिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और देखिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जिन राज्यों में विधानसभा हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 2 संघ राज्य दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब ये देखिएगा कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो इस ज्ञान का जो आपने किया है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें ये लिखा हो कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उस चुनाव को करने वाले होंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी को मिलाते हुए अन्य भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। ध्यान रखिएगा, अगर ये लिखा है कि विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य तो उत्तर गलत होगा और हो सकता है कभी ऐसा है, क्योंकि विधानमंडल का अर्थ होता है भारत के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में विधान परिषद और विधानसभा और गवर्नर मिला के विधानमंडल बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है आपको ऐसा विकल्प मिल जाए, लिखा हो कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, और आप सोचें कि आपका क्वेश्चन सही हो गया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य नहीं बल्कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। इस तरीके से आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में संसद के साथ साथ राज्यों की भूमिका को भी समाहित किया गया है। और वास्तव में पहले इस बात पर चर्चा हुई होगी और बल्कि हुई थी कि क्यों न राष्ट्रपति का निर्वाचन में सिर्फ और सिर्फ संसद की भूमिका को ही रखा जाए और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जो है वो किसी एक पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। उसका काम दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करना होता है, देश की जनता के लिए काम करना होता है। इसलिए तय किया गया कि वास्तव में अगर हम केवल लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को ही चुनाव में शामिल करेंगे, निर्वाचन में शामिल करेंगे, तो वास्तव में चुनाव दलगत आधार पर होगा और निश्चित रूप से फिर जो व्यक्ति होगा वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं हो पाएगा। इसीलिए राज्यों की विधानसभाओं को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, ताकि जब राष्ट्रपति जो बने वो वास्तव में किसी एक दल का, एक सदन का व्यक्ति न होकर के पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बन सके। क्योंकि ये जो पद है राष्ट्रपति का, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पद है। वो सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी हमारा प्रतिनिधित्व करता है। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। इसीलिए ये तय किया गया कि वास्तव में राष्ट्रपति के पद को पूरा का पूरा महत्व मिल सके, वो वास्तव में राष्ट्र का प्रतिनिधि हो सके, राष्ट्र को प्रतिबिंबित कर सके। इसीलिए वास्तव में राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के साथ साथ जो है वो राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया। और आप जानते ही हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो भले ही निर्वाचित होता हो, उसका जो स्थिति है वो ब्रिटेन की राजा की भांति नहीं है। यद्यपि ब्रिटेन में भी संसदीय लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भी संसदीय लोकतंत्र है, और ब्रिटेन में जो राजा होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं होती हैं। और हमारे यहाँ वास्तव में जो आप देखेंगे कि चूँकि संघीय स्तर पर सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई हैं, इसलिए वास्तव में अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है,
तो वास्तव में अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो वास्तव में भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। वास्तव में भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। लेकिन आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति की स्थिति लगभग वही है, एकदम वही नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग वही है जो ब्रिटेन में उसके राजा की स्थिति है। वहाँ का राजा निर्वाचित नहीं होता है, यहाँ का निर्वाचित होता है। वहाँ भी ब्रिटेन में भी समस्त शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती हैं। ठीक इसी तरीके से भारत में भी आप देखेंगे कि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित हैं और चूंकि मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री है, इसलिए वास्तव में कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है, अगर वास्तविक शब्द लगा हो तो फिर आ जाएगा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और आप जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में राज्य के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक या संवैधानिक और एक वास्तविक। तो यहाँ राष्ट्रपति होगा और यहाँ क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर सीधा सा क्वेश्चन आए कभी भी कि वास्तव में भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और राज्य स्तर पर राज्यपाल है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 55 पर, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी हुई है। क्या दी है? निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन। क्या? मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है। देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटर कौन होता है, वोट कौन देता है, ये हमने आपको बता दिया। अब आप ये जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो एक विशेष प्रकार का तरीका अपनाया जाता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि हम जब वोट देने जाते हैं लोकसभा चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, हमने वोट दे दिया तो हमारे वोट की वैल्यू भी वही होती है 1, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की वैल्यू भी वही होती है 1। लेकिन यहाँ क्या होता है कि चूँकि आप जानते हैं कि जो लोकसभा का सदस्य होता है वो किसी राज्य में बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और किसी राज्य में बहुत छोटी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कहीं कहीं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर एक लोकसभा सदस्य चुना जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में या लक्षद्वीप में बहुत छोटी सी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा का सदस्य। अब अगर राष्ट्रपति के चुनाव में लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट की वैल्यू भी वही हो जो उत्तर प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू है, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। दोनों की वैल्यू एक कैसे हो सकती है, जबकि एक 20 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक 50,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसीलिए जो है वो पहले राज्य स्तर पर एकरूपता स्थापित की गई और फिर ये प्रयास किया गया कि राज्य स्तर की जो एकरूपता है वो एकरूपता है उसको फिर पूरे देश के स्तर पर एकरूपता स्थापित किया जाए और राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष प्रकार के सिस्टम को अपनाया जाए। और इसीलिए ये तय किया गया कि जो राज्य की जो विधानसभा है उसका जो निर्वाचित सदस्य होगा, जब वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालेगा तो उसके वोट की वैल्यू निकाली जाएगी। और वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? उस राज्य की जनसंख्या को डिवाइड किया जाएगा उस राज्य की से कुल निर्वाचित होने वाले विधानसभा सदस्यों से। जैसे मान लीजिए कि राज्य की ये फार्मूला एक तरीके से कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, मान लो थोड़ी देर के लिए हम देखें कि उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा के सदस्य के वोट की क्या वैल्यू होगी, तो पहले हम यहाँ उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है वो लिखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश जितने सदस्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं वो लिखेंगे, गुणा 1/1000 करेंगे, और ये जो आएगी
ये जो वैल्यू होगी, इसका जो कैलकुलेशन होगा, वो वास्तव में एक विधायक की वोट की वैल्यू आएगी। अगर इसका जो कैलकुलेशन है, अंत में जो शेषफल आता है, वो कहा गया है कि नॉट लेस देन 500 अगर है, यानी 500 से कम नहीं है। ध्यान दें, ये कहा गया संविधान में कि जो शेषफल बचता है वो नॉट लेस देन 500, यानी 500 से कम नहीं है, तो एक मत और जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगी विधानसभा के सदस्य की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से पूरे राज्य के विधानसभा के सदस्यों की वैल्यू निकाल ली जाएगी। फिर इसी तरीके से पूरे राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की वैल्यू निकाल ली जाएगी। जैसे मान लो पहले उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वैल्यू निकाल ली गई, इसके बाद उत्तर प्रदेश से मान लो 400 लोगों ने वोट किया, तो 400 लोगों की वोट की वैल्यू निकाल ली गई, मान लो ये X आई। फिर इस तरीके से महाराष्ट्र की निकाली गई, इस तरीके से मान लो ये Y आई। इस तरीके से भारत में जितने राज्यों की विधानसभा हैं, सबके निर्वाचित सदस्यों की टोटल वैल्यू निकाली गई। मान लो ये जो भी आएगी, Z आई, जो भी वैल्यू आएगी, इन सबको जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी, मान लो ये A आई, और फिर इसको डिवाइड किया जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्यों से, और जो वैल्यू आएगी वो वास्तव में एक सांसद के वोट की वैल्यू होगी। फिर दोबारा इसको बताते हैं, ये तो समझाने के लिए बताया कि जिस तरीके से हम राज्य के एक निर्वाचित विधानसभा सदस्य के वोट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम लोकसभा या राज्यसभा का जो हमारा सदस्य है उसकी जो हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि सभी राज्यों के सभी विधानसभा सदस्यों की वोट की जो कुल वैल्यू आएगी, मान लो वो A आएगी, उसको हम भाग देंगे जो टोटल निर्वाचित सांसद होते हैं। ठीक है, टोटल जो निर्वाचित सांसद होते हैं जिन्होंने वोट डाला है, वो जो टोटल हमारे निर्वाचित सांसद आ गए, जो हमारे सांसद होते हैं, उसको फिर हम जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू वास्तव में लोकसभा या राज्यसभा के एक सांसद के वोट की वैल्यू होगी। और अगर ये इसमें भी अगर शेषफल आधे से अधिक है, देखो वहाँ का आ गया है नॉट लेस देन 500 और यहाँ का आ गया है आधे से अधिक है अगर, तो इनकी वैल्यू में एक और जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आधे से अधिक, यानी अगर आधा है तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं गिना जाएगा। और इस तरीके से हम लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा के सदस्यों की जो वोट की वैल्यू है वो निकालते हैं, और फिर इसी आधार पर जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं, फिर हम उनका एक जो है निश्चित राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। जब तक कोई कोटा प्राप्त नहीं करता है, फिर इनकी इसी तरीके से, चूँकि जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो अपनाया गया है, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो सिस्टम है, आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा और मतदान गुप्त होगा। यानी ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, यानी जो ये सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की पद्धति है, और ये जो है सिंगल वोट ट्रांसफ़र पद्धति जो है, इसको अपनाया गया है राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये जो पद्धति है, इस पद्धति में किसी व्यक्ति को निर्वाचित होने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, और जब वो कोटा प्राप्त कर लेता है तभी वो निर्वाचित घोषित किया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं,
तो निर्वाचक राष्ट्रपति के चुनाव में या इसी टाइप के जो और चुनाव होते हैं इसी पद्धति पर, तो आप देखेंगे मान लो कोई चुनाव लड़ रहा है ABCD और आप निर्वाचक हैं, तो आप ऐसे वोट देते हैं कि प्रथम वरीयता किसको दे रहे हैं, मान लो एक को दे रहे हैं, द्वितीय वरीयता इसको दे रहे हैं, तृतीय वरीयता इसको दे रहे हैं और चौथी वरीयता आप इसको दे रहे हैं। तो इस वरीयता के आधार पर पहले प्रथम वरीयता की मतों की गणना होती है, और अगर प्रथम वरीयता के मतों की गणना के आधार पर किसी व्यक्ति को एक निश्चित कोटा, जो न्यूनतम निश्चित कोटा होता है, अगर वो प्राप्त हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, और अगर नहीं प्राप्त होता है तो फिर द्वितीय चरण में जो द्वितीय वरीयता के मत होते हैं उनकी गिनती की जाती है। वो एक अलग सिस्टम अलग बताएंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इस तरीके के ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा चुनाव का होना। ठीक, तो एक तरीके से जो है वो हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है यहीं पर। और बता दें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसका प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? 50 मतदाताओं के द्वारा इसका प्रस्ताव होना चाहिए कि हम प्रस्ताव करते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेगा, और 50 मतदाताओं के द्वारा उस प्रस्ताव का समर्थन होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए, और राष्ट्रपति के चुनाव में 50,000 रुपये जमानत की राशि के रूप में लिए जाते हैं। अक्सर हम गड़बड़ कर जाते हैं, याद रखिएगा 50, 50 और 50। यानी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम उसका प्रस्ताव 50 मतदाताओं, यानी वो मतदाता चाहे लोकसभा के सदस्य हों निर्वाचित, चाहे राज्यसभा के हों या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हों, कोई भी 50 हों पहले वो, और 50 अलग अलग हो। ये नहीं है कि ये 50 जो प्रस्तावक है वही अनुमोदक हो जाएंगे ना। 50 कम से कम जो हैं वो पहले प्रस्ताव रखें, फिर 50 कम से कम उसका अनुमोदन करें। यानी अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो तभी लड़ सकते हैं जब कम से कम आपके पास 100 व्यक्ति हों जो आपको लड़ाएं, अन्यथा आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ऐसा इसीलिए किया गया कि कई बार ऐसा होता था कि नॉन सीरियस लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाते थे, और वो आपने पढ़ा होगा धरती पकड़ का नाम, उन्होंने ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो ना छोड़ा बाबा जोगिंदर सिंह और धरती पकड़। तो ऐसे तमाम लोगों ने जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव को भी, राष्ट्रपति के पद को मजाक बना दिया था, ऐसे नॉन सीरियस लोगों को हतोत्साहित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और याद रखिएगा 50, 50 और 50 मतदाताओं के द्वारा, ध्यान रखिएगा, लोग नहीं, मतदाता। और मतदाता कौन है आपको पता है? लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरीके से अब आपका ये जो है ये आर्टिकल 55 ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम आर्टिकल 56 में, और जो आर्टिकल 56 है वो संबंधित है राष्ट्रपति की पदावधि से, यानी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा उसका, टर्म ऑफ जो है वो ऑफिस क्या होगा। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का होगा, क्या होगा। ध्यान रखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, तो बहुत यहाँ थोड़ी हल्की सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है आपको। और मैं अपने पूरे अनुभव से, मैं भी बहुत दिन तक तैयारी किया हूँ और बहुत लोगों के बीच में रहा हूँ, सफल और असफल लोगों के बीच में, इसलिए मैं वो छोटी छोटी कमजोरियाँ आपको बताना चाहूँगा जो गलतियाँ हम अक्सर कर देते हैं। आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, और पहला विकल्प ये होता है कि राष्ट्रपति का जो पद की जो अवधि होती है वो पहला विकल्प दिया है ए और लिखा है 5 साल। और फिर अगला विकल्प होता है कि शपथ ग्रहण की तिथि से 5 साल, या हो सकता है एक विकल्प ये हो जाएगा कि निर्वाचन की तिथि से 5 साल। और अगर हम सतही ज्ञान लेकर के जाएंगे तो जहाँ हमें ये लगेगा कि जो राष्ट्रपति, हमें एक बात दिमाग में रहती है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, अगर पहला विकल्प ये दिया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो निर्वाचन की जो तिथि है उससे 5 साल, तो जैसे हम देखते हैं हमें लगता है कि हमें एक तो समय भी कम होता है परीक्षा में, तो हमें लगता है कि हाँ 5 साल होता है। और कब से होता है? निर्वाचन से होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये विकल्प लगा देंगे
हो सकता है इससे बेहतर विकल्प नीचे होगा, क्योंकि सही वही होगा, और वो होता है कि शपथ ग्रहण से 5 साल। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति का चुनाव आज हो गया और ये घोषित भी हो गया कि अमुक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया है। लेकिन याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसी दिन शुरू हो जाए। किसी भी का कार्यकाल शुरू होता है उसके शपथ ग्रहण से, और वास्तव में जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद की शपथ ले लेता है, वास्तव में उसी दिन से उसका कार्यकाल शुरू होता है और 5 साल तक चलता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल वो 5 साल है, लेकिन किस दिन से शुरू होगा? जिस दिन से वो राष्ट्रपति के पद की शपथ ले लेगा, उस दिन से वो 5 साल तक रहेगा। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में और भी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाएगा, क्योंकि अब कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। तो एक तो ये लिखा है अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति की जो पदावधि होगी वो शपथ ग्रहण की तिथि से जो है वो 5 साल की होगी। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा, यानी अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि वो कितने दिन काम करेगा। राष्ट्रपति बन गए कोई भी, और याद रखिए अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपने पद का त्याग कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वो हस्ताक्षर सहित जो लेख होगा, वो जो इस्तीफ़ा जिसे हम कहते हैं, वो दिया जाएगा किसको? उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। ये एक सामान्य सी बात है जो 90% सही। हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे कोई भी ऑफिस हो या कोई भी पद हो, जो सर्वोच्च पद होता है, जब उससे बड़ा पद नहीं होता है, तो फिर वो अपना जब इस्तीफ़ा देना होता है तो अपने से जस्ट छोटे वाले नेक्स्ट को देता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। जैसे राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। तो कई बार हम सोचते हैं कि किसको इस्तीफ़ा दिया जाएगा, तो जो नेक्स्ट होता है, जब सर्वोच्च पद है, एक ही पद जहाँ बचता है, वो अपने नेक्स्ट को देता है। 90% केसेज में सही होता है। तो राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और इसी अनुच्छेद 56 में ये भी दिखा दिया है कि उपराष्ट्रपति इसकी सूचना यथाशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देंगे। ये भी इसी अनुच्छेद में लिखा है कि ये जो राष्ट्रपति हैं, वो जो राष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा दे देंगे अगर, तो राष्ट्रपति के इस इस्तीफे की सूचना उपराष्ट्रपति तत्काल जो है वो दे दें किसको? वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और एक चीज़ और आपको ये बता दें कि इसी में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि मान लो समाप्त हो गई है, इनकेस समाप्त हो गई, यद्यपि अभी हम आपको आगे बताएंगे कि इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव, जो इनकमिंग राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव जो वर्तमान राष्ट्रपति के जो पद की अवधि है उसके समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया करा लिया जाए, संविधान भी कहता करा लिया जाए। लेकिन इन केस कभी अगर ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कारण से अगर ऐसा है कि हमारा जो नया राष्ट्रपति है वो पद ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ये जो राष्ट्रपति हैं ये नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तिथि तक काम करेंगे। हो सकता है किसी कारण से ऐसा भी हो जाए कि राष्ट्रपति का जो पद की अवधि समाप्त हो रही हो उसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि हमारी संवैधानिक बाध्यता है, हमें कराएंगे इसको। लेकिन किसी कारण से नए राष्ट्रपति 2-4 दिन लेट शपथ ले पा रहे हों, तो ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति काम नहीं करने लगेगा। ये सारी बातें किस में लिखी हैं? आर्टिकल 56 में लिखी हैं। अब आता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि जो है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी री इलेक्शन के लिए क्या पात्रता होगी। क्या कोई राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? तो याद रखिएगा, हमारे संविधान ने किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई राष्ट्रपति है तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, 3 बार चुनाव भी लड़ सकता है, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। भारत में अब तक
मात्र एक राष्ट्रपति जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही 2 बार चुनाव लड़े हैं, पहले 52 में फिर 57 में, और उनके अलावा अभी तक कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव नहीं लड़ा है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 58 पर। 58 ये कहता है कि वास्तव में क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी राष्ट्रपति के लिए, पद का चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं क्या होंगी, यानी कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य होगा और कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। तो यहाँ हम वो बातें बताएंगे, 58 में वो बातें हैं कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, यानी कौन व्यक्ति, हमारे अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लें। तो याद रखिए, सबसे पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, कितने? 35 ईयर। और तीसरी, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। कई बार आप देखेंगे कि क्वेश्चन आता है किसी भी रूप में, राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, या कौन सा कथन सही है, या निम्नलिखित में कौन गलत है। और हो सकता है ऐसा दिया हो कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, लिखा होगा भारत का नागरिक हो, आप कहेंगे हाँ ठीक है। लिखा होगा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, आप कहेंगे ठीक है। फिर लिखा होगा कि संसद सदस्य बनने की योग्यता हो, आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये भी आप ठीक मान लेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं गलत हो जाएगा। संसद सदस्य बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, या ये आ जाएगा, आपको लगेगा यहाँ ये आ जाएगा, मान लो ये विकल्प दे दिया कि सांसद बनने की योग्यता हो। क्या आ जाएगा? सांसद बनने की योग्यता हो। आपको लगेगा कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वो भी तो सांसद होता है, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता मतलब सांसद बनने की योग्यता, तो यहीं आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो कि भारत के संविधान में लिखी है, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। आप शब्द सह और अवधारणात्मक दोनों रूप में आप बिल्कुल क्लियर रहें। कि ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके अंदर 3 योग्यताएँ मुख्यतः होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों, आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, और आपके अंदर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सांसद बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। इसी अनुच्छेद में आगे लिखा है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो संघ सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, या इन सरकारों के नियंत्रण या अन्य प्राधिकारियों के अधीन जो स्थानीय सरकारें हैं, इनके अंतर्गत कहीं भी किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन इसी अनुच्छेद में आगे ये भी कह दिया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, संघ या राज्य में जो मंत्री का पद है उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी अगर इन पदों पर आसीन कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो इस आधार पर उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा कि वो किसी लाभ के पद पर है। यानी इन पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। यानी कोई मंत्री अगर है तो वो आराम से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसके राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर कोई भी रोक नहीं है। अब आते हैं अनुच्छेद 59 पर। 59 में दी गई हैं शर्तें। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त दी गई है कि जो राष्ट्रपति हमारा होगा उसे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और ना ही वो राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। और अगर कोई लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या कि विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसी दिन से उनकी ये जो सदस्यता है वो ऑटोमेटिक रूप से समाप्त हो जाएगी।
ध्यान रखिएगा। यानी अगर आप विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव पर रोक नहीं है। लेकिन अगर आप चुनाव पर लड़ गए और आप निर्वाचित हो जाते हैं तो उसी तिथि से आपकी ये जो पुरानी सदस्यता है वो समाप्त मान ली जाएगी। और ध्यान रखिएगा, ये मैंने बताया भी है कि इसमें भी लिखा है कि जो है वो राष्ट्रपति पर चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लाभ के पद पर आपको नहीं होना चाहिए। इसी अनुच्छेद 59 में एक बात और लिखी है कि जो राष्ट्रपति हमारा होता है, जो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगे तो वो बिना किराए के बढ़िया आलीशान सरकारी बंगले में रहते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो ये लिखा इतना है कि बिना किराए के जो वो मकान होगा उसमें रहेंगे और राष्ट्रपति को वो तमाम उपलब्धियां और भत्ते मिलेंगे उसके पदावधि के दौरान, जो संसद विधि बना करके अवधारित करेगी। और ये भी लिखा है कि इस प्रकार उनके जो वेतन भत्ता उपलब्धियां वगैरह होंगी वो उनकी पदावधि के दौरान उनमें किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं, अगर एक चीज़ केवल आप कि आजकल भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपया है, जो समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। पहले बहुत कम था। संसद को अधिकार है कि वो इस प्रकार के वेतन में बढ़ोतरी कर दे। अब आते हैं अनुच्छेद 59 हो गया, आते हैं अनुच्छेद 60 में। और जो हमारा अनुच्छेद 60 है वो है राष्ट्रपति जो है वो क्या शपथ लेते हैं, जो प्रतिज्ञान करते हैं वो है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 60 ये बताता है कि राष्ट्रपति, हमने आपको बताया कि काम तभी कर सकते हैं जब वो शपथ ले लें। शपथ लेने की तिथि से जो है उनका कार्यकाल शुरू होता है। तो हमारा संविधान कहता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी अगर अनुपस्थिति है तो जो सुप्रीम कोर्ट का उनके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके समक्ष राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्य और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और बहुत पूछा जाता है कि संक्षेप में अगर, तो एक तो यही कि राष्ट्रपति जो प्रतिज्ञान करते हैं, जो शपथ लेते हैं, वो कहाँ है, तो वो अनुच्छेद 60 में है। और संक्षेप में हम बताएं तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पूछा जाता है किसकी शपथ लेते हैं, तो लेते हैं, बहुत याद कर लीजिए, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो लेते हैं किसकी शपथ, विधि के परिरक्षण की। 3 शब्द हैं, विधि के परिरक्षण की, विधि के संरक्षण की, विधि के संरक्षण की, और विधि के प्रतिरक्षण की। किसकी लेते हैं, विधि के परिरक्षण की, संरक्षण की ये शपथ लेते हैं। और ये भी प्रतिज्ञान करते हैं कि वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण में रत रहेंगे। यानी वो अब जब तक राष्ट्रपति रहेंगे तब तक विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में अपना सर्वस्व झोंक देंगे। भारत की जनता का कल्याण ही वास्तव में उनका उद्देश्य होगा। तो याद रखिएगा कि वो भारत की जनता की सेवा और कल्याण की भी प्रतिज्ञान करते हैं और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की भी शपथ लेते हैं। किसके, विधि विधि विधि, याद रखिएगा, नहीं फिर गड़बड़ करें आप। अब आते हैं अनुच्छेद 61 पर। किस पर आते हैं, अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 61 भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कहता है कि भारत के, जैसे आपको पता है कि कोई भी राष्ट्रपति बना उसका कार्यकाल 5 साल है, बहुत अच्छा है। सामान्यतः हर व्यक्ति अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करना चाहता है, पूरा करते भी हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको कि राष्ट्रपति को भी शपथ लेनी पड़ती है
और राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी राष्ट्रपति कुछ ऐसा करने लगें कि राष्ट्रपति को हटाना देश हित में हो जाए, राष्ट्र के हित में हो जाए, हटाना ज़रूरी हो जाए। तो इसकी व्यवस्था भी संविधान में की गई है। और अनुच्छेद 21 जो है वो इम्पीचमेंट की बात करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है, यानी राष्ट्रपति को पदच्युत करने की बात करता है कि कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात एक आपको यहाँ बताऊँगा कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। यानी भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है और वो इम्पीचमेंट की पूरी प्रक्रिया किस में दी गई है? अनुच्छेद 61 में दी गई है, 61 में दी गई है। और याद रखिएगा, महाभियोग चलाने का आधार केवल और केवल एक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक ही आधार पर हटाए जा सकते हैं अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान को डिसोबे करते हैं। आप देखेंगे भारत में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जो व्यक्ति आसीन हैं उनको हटाने के अन्य भी आधार हैं, अन्य आधारों पर भी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग चला करके हटाया जा सकता है। और महाभियोग चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक आधार दिया गया है, वो है संविधान के अतिक्रमण का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी अगर राष्ट्रपति संविधान का पालन नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। और उसकी महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 कहता है कि अगर किसी राष्ट्रपति को हटाने का निश्चय किया जाता है तो इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी चाहिए। और राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, जिसे हम महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे विकल्प दिए होंगे कि लोकसभा में लाया जाएगा, फिर राज्यसभा में, कोई अनिवार्यता नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, जिसे हम महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं, उसे हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। शर्त केवल ये है कि जिस सदन में शुरू किया जाए उस सदन के कम से कम 25% यानी 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना चाहिए। यानी कम से कम 1/4 सदस्य अगर सहमत हैं, मानते हैं कि राष्ट्रपति को अब पद पर नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए महाभियोग के द्वारा, तो कम से कम 25% सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें जो प्रस्ताव उस सदन में पेश होने वाला है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अगर लोकसभा में पेश होने वाला है तो लोकसभा के 25% सदस्य, और अगर राज्यसभा में पेश होने वाला है तो राज्यसभा के 25% सदस्य अगर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे तभी वो प्रस्ताव उस सदन में पेश हो पाएगा। और पेश हो गया, और अगर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा पास हो गया। ध्यान रखिएगा, हम क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? उस सदन के कुल सदस्यों की, उस सदन के कुल सदस्यों की 2/3 संख्या से, 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तब फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। यानी अगर लोकसभा में पेश हुआ था और लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से प्रस्ताव पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर राज्यसभा में पहले पेश हुआ था और वहाँ के 2/3 सदस्यों की द्वारा पास कर दिया गया है तो फिर वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जब जाता है तो वास्तव में राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उनका अन्वेषण किया जाता है। प्रथम सदन में जब चला तो वहाँ अन्वेषण नहीं किया जाता है, दूसरे सदन में उसका अन्वेषण किया जाता है। और यही राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना पक्ष दूसरे सदन में रखे। अब दूसरा सदन अगर राष्ट्रपति और उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सुनने के बाद भी इस नतीजे पहुंचता है कि नहीं, राष्ट्रपति को हटाना भी है, तो वो दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से अपनी कुल सदस्य संख्या के, वहाँ भी कुल, पहले सदन में भी कुल और दूसरे सदन में उसकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, 2/3 भाग से अगर
वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य अगर राष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं, तो जिस दिन दूसरा सदन 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पास कर देगा, उसी दिन से राष्ट्रपति को पदच्युत मान लिया जाएगा। उसी दिन से, ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव दूसरा सदन पास कर देता है, उसी दिन से राष्ट्रपति हट जाएंगे। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, महामहिम को हटाने की प्रक्रिया है ये। और अब आता है अंतिम अनुच्छेद 62, जो बताता है कि जो पदावधि से समाप्त होने वाली जो रिक्ति है उसको कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अब उसके पद ग्रहण करने की या शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष है। और ये भी कहा गया है, इसी अनुच्छेद में कहा गया और संविधान में बाध्यता कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया गया है कि पदावधि से समाप्त होने वाली रिक्ति, यानी पदावधि की समाप्ति कब होगी, 5 साल पर। तो पदावधि से समाप्त होने वाली रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही करा लिया जाएगा। मान लो राष्ट्रपति ने शपथ ले ली, कब ले ली, मान लो राष्ट्रपति ने 1 फरवरी को शपथ ले ली, 1 फरवरी 2015 को, तो वास्तव में आप देखेंगे कि 31 जनवरी 2020 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो यह अनुच्छेद कहता है कि पदावधि की समाप्ति से जो होने वाली रिक्ति है उसको भरने के लिए अगले राष्ट्रपति का चुनाव पदावधि की समाप्ति यानी 31 जनवरी 2020 है उसके पहले हो जाना चाहिए। तो साफ साफ कहा गया है इस अनुच्छेद में कि पदावधि की समाप्ति से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचन है वो पदावधि के समाप्ति के पूर्व करा लेना चाहिए, एक बात कही गई है। और दूसरी बात इसी में यह भी कही गई है कि अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, आकस्मिक रूप से रिक्त कैसे होगा, एक तो अनुच्छेद 61 के द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है तब रिक्त हो जाएगा। ईश्वर न करे अगर किसी राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें, ये वो स्थितियां हैं कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से अचानक रिक्त हो जाएगा, जिसकी कल्पना हमने पहले हो सकता है पहले से ना की हो। अगर इस प्रकार की कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। कब कराया जाएगा कि नए राष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, लेकिन इसमें 6 महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। यथाशीघ्र लिखा गया पहले, लेकिन संविधान निर्माता उन्हें यहाँ भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मैक्सिमम यथाशीघ्र करा लेंगे हम, 1 महीने में करा लें, 2 महीने में करा लें, लेकिन अधिकतम 6 महीने में करा लेना चाहिए। 6 महीने से अधिक का टाइम नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई प्रश्न आता है कि कोई राष्ट्रपति का पद अगर अचानक रिक्त हो जाता है तो अधिकतम कितने दिनों में चुनाव करा लेना चाहिए, तो मैक्सिमम 6 महीने में। कितने महीने में? मैक्सिमम 6 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। इससे ज़्यादा समय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अधिकार दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो काम करने के लिए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो काम करने के लिए, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। और आप जानते हैं भारत के इतिहास में एक ऐसे न्यायाधीश हुए हैं एम हिदायतुल्ला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और उन्हें 2 बार भारत के राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर मिला। इसलिए बहुत क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और कैसे क्या हुआ ये बात की बातें हम बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि एम हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और 2 बार जो है उन्हें भारत के राष्ट्रपति के पद के दायित्वों का निर्वहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरीके से अभी हमने आपको अनुच्छेदवार भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बताया, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। अभी भारत के राष्ट्रपति के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं जो एक तरीके से
आपका प्री मेंस या इंटरव्यू में के लिए ज़रूरी हैं। तो अगले वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगी। अभी हमने आपको संवैधानिक पहलुओं के हिसाब से अनुच्छेद 52 से 62 तक की चीज़ें आपको बताई। थैंक यू।